नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। पंचक का क्या होता है असर? पंचक क्यों माना जाता है अशुभ? क्या पंचक में होते हैं शुभ कार्य? दक्षिण दिशा में अशुभ क्यों होती है यात्रा? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक कार्य मुहूर्त देखकर करने का विधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पंचक। जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसमें शुभ मुहूर्त के साथ पंचक का भी विचार किया जाता है। आखिर ये पंचक होता क्या है और इसको लेकर लोगों के मन में संशय, भय और भ्रम की स्थिति क्यों रहती है? खासकर किसी अशुभ कार्य के समय पंचक होने या न होने का इतना विचार क्यों किया जाता है? साथ ही हम अपने प्रोग्राम में ये भी पंडित जी से जानेंगे कि आखिर पंचक कब लगता है। पंडित जी बताइए कि पंचक को लेकर लोगों के मन में क्यों इतनी जो भ्रामक जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं? पंचक कब लगता है? वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त की व्यवस्था दी गई है। मुहूर्त जानने के लिए हम पंचांग को देखते हैं, पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के वार, तिथि, नक्षत्र, करण, प्रहर और योग की जानकारी प्राप्त होती है और इसी के अनुसार मुहूर्त का निर्माण होता है और इसी 5 चीज़ों को पंचांग कहते हैं। पंचांग के अंतर्गत एक विशेष नक्षत्रों की श्रेणी है पंचक। अब पंचक की बात जब करते हैं तो पंचक लगने के समय जो मुहूर्त तैयार होते हैं वह विशिष्ट मुहूर्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 5 विशेष नक्षत्र हैं जिसके संयोग को पंचक कहा जाता है। यह 5 नक्षत्र 5 कार्यों के लिए मनाही करते हैं। हर नक्षत्र किसी न किसी विशिष्ट काम को करने से रोकता है। इसी कारण से कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने से पहले पंचक का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पंचक में नहीं किए जाते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पूरे भचक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के आधार पर ही सभी 12 राशियों का वर्णन है। सभी 12 राशियाँ इन्हीं 27 नक्षत्रों के अंतर्गत आती हैं। 27 नक्षत्रों को बांटा गया है 4-4 चरण में, मतलब कुल 108 चरण होते हैं, 12 राशि होती है। लगभग 9 चरण की एक राशि, 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंतर्गत आते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, जिससे प्रत्येक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। एक राशि का मान 30 अंश कहा जाता है, जबकि पूरे भचक्र का मान 360 होता है। जब चंद्रमा गोचर करते हुए कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है, यानी कुंभ से होते हुए मीन तक का जो चंद्रमा की चाल है, इसी को पंचक कहा जाता है। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का जब शुभारंभ होता है, उसके बाद शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हुए, इन्हीं 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। और लगभग चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में 5 दिन तक गोचर करता रहता है। एक नक्षत्र में लगभग 24 घंटे चंद्रमा रहता है और यह चूँकि 27 दिन बाद एक नक्षत्र दोबारा आता है, इसीलिए एक पंचक का जो काल होता है दूसरे काल के आने में, दूसरी आवृत्ति में कम से कम 27 दिन का समय लगता है और नक्षत्रों को देख करके शुभ कार्य करने का विधान है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य आसानी से संपन्न होते हैं, सफलता प्रदान करने वाले होते हैं, तथा जो कार्य अशुभ मुहूर्त या शुभ मुहूर्त नहीं चल रहे हैं, कोई मुहूर्त में दिक्कत है, उस समय अगर कोई कार्य शुरू कर दिया जाए जल्दबाजी में, कहीं न कहीं उसको पूर्ण करने में कुछ न कुछ कठिनाई आती है। बिल्कुल प्रायोगिक बात है, आप करके देख भी सकते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में काम शुरू करिए, शुभ मुहूर्त में किसी यात्रा को करिए, शुभ मुहूर्त में कोई मकान का कार्य आरंभ करिए, कोई भी आप चाहें तो करके देख सकते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य अंतिम में शुभ फल ही देंगे, लेकिन अशुभ मुहूर्त में या मुहूर्त ठीक नहीं है, ऐसे में शुरू किया हुआ कार्य कहीं न कहीं बाधा से ही पूर्ण होते हैं। पंचक के विषय में लोगों के मन में तमाम भ्रांतियां हैं कि पंचक शुभ कार्यों में वर्जित है। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि पंचक में आरंभ किया गया कार्य
5 बार करना पड़ता है। देखिए, पंचक में कुछ निश्चित कार्यों की मनाही किया है शास्त्र ने, सारे कार्य की मनाही नहीं है। शुभ कार्य भी पंचक में किए जाते हैं, वो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। पंचक के 5 नक्षत्रों में क्या काम नहीं किया जा सकता और किन बातों का ध्यान रखा जाता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि मैंने गांव में ये भी देखा है कि पंचक के समय में कुछ अशुभ चीज़ें भी मानी गई हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मृत्यु है वो तो हमारे हाथ में है, होता नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो क्यों उसको इतना ज़्यादा अशुभ माना जाता है, उसके बारे में बताइए। और क्या विधि विधान है उस दौरान अगर मृत्यु किसी की हो जाती है तो पंचक के समय में? भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य करने के लिए पंचक के नक्षत्र अनुकूल नहीं होते हैं। जैसे धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्यादि दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। इनमें से विशेष रूप से अगर पंचक के नक्षत्र चल रहे हैं तो केवल और केवल दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही है। कुछ लोग कह देते हैं यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं, यात्रा करिए, सिर्फ दक्षिण दिशा की अगर यात्रा करनी है तो पंचक के दौरान आप उसे टाल दें, कतई ना करें। और ऐसा कारण क्यों कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है कि दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो यम हैं, और वो यम मृत्यु के देवता हैं, तो इसलिए यम की दिशा में पंचक की यात्रा जो है मना की जाती है। साथ ही यदि आपने गृह निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, घर बन रहा है, तो ऐसे में पंचक के नक्षत्र आ गए तो 5 दिनों के लिए घर की छत नहीं बनानी चाहिए, लेंटर इत्यादि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में छत जो है छाए जाते थे, पूस से, कांच से, तमाम अनेक अन्य विधियाँ थी, लेकिन आज छत जो है सीधे कंक्रीट की डाली जाती है, तो इससे बचना चाहिए। पंचक के नक्षत्रों में छत नहीं डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त तृण काष्ठादि संग्रह, पंचक के दौरान लकड़ी, कंडा, इन सब चीज़ों का भंडारण नहीं करना चाहिए। एक बात और, कुछ लोगों का विवाह मुहूर्त भी पंचक में होता है। मुहूर्त तो विवाह हो सकता है पंचक के नक्षत्रों में, लेकिन जो विवाह के मंडप के निर्माण हेतु जो बांस कुसा की व्यवस्था की जाती है, छाजन किया जाता है, उसकी शास्त्र में मनाही की है। मतलब अगर मान लीजिए आपका विवाह जो है वो उत्तरा में या रेवती नक्षत्र में निश्चित है, लेकिन आपका मंडप जो है 2 दिन या 3 दिन पहले बनना है, तो उसके निमित्त जो आप बांस और जो छाजन की मंडप की व्यवस्था करेंगे वो पंचक लगने से पहले ही कर लेंगे, बाद में भले आप अपनी पूजा की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यह विशेष बात है जो हर विवाह के घर के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य हैं जो पंचक के समय में नहीं करने चाहिए। उनमें से विशेष रूप से किसी भी प्रकार का सोने का जो सामान हो जिस पे आराम करते हैं, चाहे बिस्तर हो गया, चाहे पलंग हो गया, चारपाई हो गई, ये खरीदना और ये बनवाना, ये दोनों ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है इससे बिस्तर का सुख नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दौरान ये सभी कार्य नहीं किए जाते। पंचक के नक्षत्रों में धनिष्ठा और शतभिषा चल संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं, इसलिए इन नक्षत्रों में कोई भी चलने वाला काम अर्थात गति वाला काम करने से कहीं न कहीं उतना शुभ फल नहीं मिलता है। जैसे किसी प्रकार की यात्रा करना हो, वाहन खरीदना हो, कल पुर्जे, मशीनरी, इनसे संबंधित कोई काम करना हो, यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पंचक दोष लगता है। पंचक दोष का जो अशौचावस्था में माना जाता है, मरणा शौच में माना जाता है, ये माना जाता है कि पंचक में अगर किसी व्यक्ति की या किसी पारिवारिक सज्जन की मृत्यु होती है तो उसमें ऐसी मान्यता है कि यह ठीक नहीं है। तो उसके लिए जब दाह संस्कार किया जाता है तो जो है उसके साथ साथ पंचकुशा के या आटे के पिंड के बना करके और उसके बाद उसी चिता के साथ उसका भी दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक की शांति मानी जाती है, क्योंकि पंचक के समय अकेले शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ पंचक शांति की प्रक्रिया जरूर पूरी करनी चाहिए। गरुड़ पुराण का भी श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात जब वह वापस से नक्षत्र आए, जिस दिन मरणा शौच हुआ है उसके 27वें दिन वापस जिस दिन वह नक्षत्र आता है उस दिन विधि विधान से पंचक शांति करानी चाहिए। पंचक शांति के दौरान पिंडदान भी अपने मृतक आत्मा की शांति के लिए जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में पितृ तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनती है। इसके अतिरिक्त धनिष्ठा नक्षत्र में जो
अग्नि का भय कहा जाता है। धनिष्ठा कहीं न कहीं अग्नि की वृद्धि करता है, तो ऐसे में जो है अग्नि से संबंधित जुड़े कार्य धनिष्ठा में त्याग देने चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में कलह, पारिवारिक विवाद, क्लेश होने की संभावना रहती है, इसलिए कोई पारिवारिक इस तरह के कार्यों के आयोजन से बचना चाहिए। पूर्वा भाद्रपद के पंचक में रोग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और उत्तरा भाद्रपद के पंचक में धनहानि होती है। हालांकि उत्तरा भाद्रपद सर्वसौख्यप्रद नक्षत्र कहा जाता है, शुभ नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन जब पंचक की बात आती है तो उसमें उत्तरा भाद्रपद को ठीक नहीं माना जाता। इसके अलावा रेवती नक्षत्र के पंचक में कोई कार्य करने से जो पंचक में मना है मानसिक कष्ट होने की संभावना प्रबल मानी जाती है, लेकिन रेवती नक्षत्र शुभता प्रदान करती है। विवाह आदि मांगलिक कार्य जो है रेवती में किए जाते हैं। पंचक के दौरान क्या और कौन सा काम करना चाहिए? क्या पंचक के दौरान कोई शुभ काम करना शुभ फल देता है? पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को कि पंचक के दौरान अगर कोई काम किया जाए तो क्या वो शुभ फल देता है? क्योंकि ये कहा गया है कि पंचक के दौरान कुछ शुभ कार्यों से बचा जाता है, तो क्या अगर कोई काम शुभ शुरू किया जाए तो क्या वो शुभ फल दे सकता है? बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया कि पंचक के दौरान कौन से 5 कार्य करने से शास्त्र मना करता है, रोकता है, लेकिन पंचक के दौरान आप कई काम कर सकते हैं, शुभ कार्य आप कर सकते हैं। पंचक सभी कार्यों के लिए अशुभ नहीं माने जाते हैं, रोक नहीं करता है, बल्कि कई कार्यों करने के लिए पंचक अत्यंत शुभकारी माने जाते हैं। पंचक के दौरान जो नक्षत्र होते हैं उनमें से कुछ विशेष योगों का निर्माण करते हैं, जैसे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र यात्रा करने, मुंडन कार्य, व्यापार आदि शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इसके अलावा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कहीं न कहीं वारों के साथ मिल करके सर्वार्थ सिद्धि का योग बनाते हैं। जैसे अगर हम पंचक के अशुभ संज्ञा देते हैं, लेकिन पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्य जैसे शादी का विवाह, सगाई समारोह, ये तमाम जो शुभ कार्य होते हैं किए जा सकते हैं। पंचक के 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती यदि रविवार के दिन पड़े तो विभिन्न प्रकार के शुभ योग बनते हैं, जिनमें चर, स्थिर व प्रवर्ध मुख्य माने जाते हैं। इन योगों के कारण व्यक्ति की सफलता की प्राप्ति की गुंजाइश बढ़ जाती है और उसे आर्थिक लाभ होता है, कार्य में सिद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनमें आपको स्थिरता की आवश्यकता होती है। इनमें से मुख्य रूप से गृह निर्माण, गृहारंभ, गृह प्रवेश करना, शांति पूजन और खेती का शुभारंभ करना, बीज बोना, जमीन से जुड़े हुए कार्य करना निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, आपको सफलता मिलेगी। अंतिम नक्षत्र रेवती मैत्री संज्ञक नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करना, व्यापार अथवा कपड़े से संबंधित सौदा करना, नए आभूषण खरीदना, ये तमाम जो कार्य होते हैं ये करने से लाभ मिलते हैं और ये कार्य की पूर्णता संपूर्णता सिद्ध होती है, इसलिए ये कार्य आप रेवती नक्षत्र में जरूर करें। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही पंडित जी से ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई कार्य पंचक में करना पड़े तो क्या पंचक शांति करके विधि विधान किया जा सकता है? पंडित जी बताइए। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात किसी खास दिन शुरू होने वाले पंचक को एक अलग नाम से जाना जाता है और जैसा उनका नाम है वैसा उनका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रोग पंचक की। जब पंचक का प्रारंभ रविवार के दिन होता है तो ऐसे पंचक को रोग पंचक कहते हैं। रोग पंचक के कारण आने वाले 5 दिन विशेष रूप से सर्वकष्ट और मानसिक परेशानियों को देने वाले होते हैं। इस पंचक में शुभ कार्यों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यह हर तरह के शुभ कार्यों में अशुभ माने जाते हैं। राज पंचक दूसरा पंचक, जब पंचक सोमवार के दिन शुरू हो तो ऐसे पंचक को राज पंचक कहा जाता है। आमतौर पर यह पंचक शुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से आने वाले सभी 5 दिन कार्यों में सफलता, सरकारी कामकाज से लाभ तथा संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में विशेष लाभ प्राप्त होता है। राज पंचक इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तीसरा पंचक अग्नि पंचक। अग्नि पंचक जैसा नाम से स्पष्ट है, मंगल और अग्नि का संबंध है, तो मंगलवार के दिन जो पंचक आरंभ होता है उसे अग्नि पंचक के नाम से जाना जाता है। इस दौरान आप कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसलों पर अपना हक प्राप्त कर सकते हैं और
इस तरह के कार्यों में सफलता मिले, मतलब विजय की बात हो तो अग्नि पंचक काफ़ी लाभदायी होता है। यह पंचक प्रायः अशुभ माना जाता है, इसी वजह से इस पंचक में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। मशीनरी औजार के काम शुरू करने से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि इस पंचक पर इन कार्यों करने से आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं चोर पंचक की। शुक्रवार के दिन अगर पंचक के नक्षत्र शुरू हो रहे हैं तो चोर पंचक कहलाते हैं। यह पंचक विशेष रूप से यात्रा करने के उद्देश्य से त्याज्य माने जाते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, चोर मतलब कुछ न कुछ चोरी सामान हो जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए इस पंचक को चोर पंचक कहा गया है और इसमें यात्रा ही वर्जित की गई है। व्यापारिक लेन देन हो, किसी भी प्रकार का सौदा हो, यह सब मना किया गया है चोर पंचक में करने के लिए। यदि आप इनमें से कोई कार्य करते हैं तो विशेष रूप से आपको केवल धन के नुकसान की संभावना बनती है। अब बात करते हैं मृत्यु पंचक की। इसी क्रम में जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन होती है तो ऐसा पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इस पंचक के दौरान अगर कोई कार्य आप करते हैं, उस कार्य में आपको कहीं न कहीं मृत्यु तुल्य कष्टों की प्राप्ति होती है, मतलब कुछ न कुछ समस्या विपत्ति आती है, खास करके सेहत को। किसी विशेष प्रकार के कार्य का आरंभ इस पंचक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचक के प्रभाव से आपको किसी प्रकार का चोट लग सकती है, कोई आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है अथवा आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। साथ ही अपने लोगों तथा अन्य लोगों से भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि कुछ विशेष स्थिति में जब कोई पंचक बुधवार या बृहस्पतिवार को शुरू होता है तो उसमें से किसी भी प्रकार की बात का पालन करना आवश्यक नहीं हो जाता है। देखिए, पंचक की यह बात हो गई। पंचक में 5 कार्य मना है, कुछ कार्य शुभ भी माने जाते हैं क्योंकि नक्षत्रों की अलग अलग गति है और जब चंद्रमा उन नक्षत्रों से गोचर करता है तो उसका अलग अलग प्रभाव इस पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। मुहूर्त का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि सब जो है काम सही समय से हों। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि मुहूर्त के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक पलक झपकने के 100 गुणा जो से भी कम समय होता है उसमें भी मुहूर्त का निर्माण होता है। तो इसलिए उस मुहूर्त को तो इस सृष्टि को बनाने वाला ही ब्रह्मा क्या बताए, तो हमारी आपकी क्या वो है कि हम उस मुहूर्त का निर्धारण कर सकें। लेकिन जितना हमें ज्ञान है, बुद्धि है, हमारे शास्त्रों में जो विधा है, जो नियम कानून प्रशस्त किए हमारे शास्त्र ने, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार हम मुहूर्तों का पालन करते हुए यदि कोई कार्य करेंगे तो जीवन प्रायः सरल होगा, क्योंकि कठिनाइयाँ जितना कम होंगी सरलता जीवन उतनी बनी रहेगी। इस प्रकार से मुहूर्त का आप उपयोग करके अपने जीवन को बिल्कुल सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो मुहूर्त का ध्यान आप जरूर रखें। तो पंडित जी ने आज आपको बताया कि पंचक को लेकर कौन से वो 5 काम हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा पंचक में कोई भी शुभ काम करना कितना लाभदायी माना गया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।